गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। तो अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें अपना लेसन नंबर जो 5 था वो कंप्लीट हो गया था। आज यूनिट नंबर जो 2 का है वो लेसन नंबर 6 रहेगा। वो अपना लेसन नंबर 6 है वो है विद्युत परिपथ। ठीक है, तो सबसे पहले अपना जो पार्ट फर्स्ट है आज विद्युत परिपथ। इस विद्युत परिपथ में सबसे पहले आपको विद्युत परिपथ के बारे में ही स्टडी करनी है। तो अपना पहला जो अपना टॉपिक रहेगा इसका वो है विद्युत परिपथ। लेसन का नाम भी विद्युत परिपथ है और अपना लेसन है, अपना जो टॉपिक है वो भी क्या है, विद्युत परिपथ। तो सबसे पहले आपको इस विद्युत परिपथ को समझना है। तो क्या होता है ये विद्युत परिपथ? तो विद्युत परिपथ अवयव युक्त व विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को आप क्या बोलते हो, विद्युत परिपथ। यानी बहुत सारे अवयव युक्त होगा जिसमें आपके बैटरी लगी होगी, प्रतिरोध लगा सकते हो। ठीक है, इस प्रकार के अवयव से युक्त जो आपका परिपथ होगा वो आपका विद्युत परिपथ होगा। जैसे इस प्रकार का ये कोई परिपथ है आपके पास, इस प्रकार से कोई परिपथ है आपका। यह आपका प्रतिरोध R1, R2, ये प्रतिरोध R3, यह आपका R4 और यह प्रतिरोध R5। इस प्रकार से यह आपकी बैटरी का विद्युत वाहक बल E1 और इसका विद्युत वाहक बल क्या है, E2 है। इस प्रकार से एक आपका परिपथ क्या किया गया है, संयोजित किया गया है। तो इसमें जो प्रवाहित धारा है वो आपकी I1, ठीक है, इसमें प्रवाहित धारा आपकी I2, इसमें प्रवाहित धारा आपकी I3 और इसमें जो प्रवाहित धारा रहेगी वो आपकी I5 और इसमें प्रवाहित धारा आपकी I4। इस प्रकार से ये अपना क्या है, विद्युत परिपथ है। ये एक बिंदु दे दो आप अलग अलग आपके पास, जैसे ये A, B, C, D, E और F। तो मैंने आपको विद्युत परिपथ बताया कि विद्युत परिपथ अवयव से युक्त व धारा का सतत व जो बंद पथ होता है, ठीक है, उसी को आप क्या बोलते हो, विद्युत परिपथ बोलते हो। अब इसे विद्युत परिपथ में आपकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं विद्युत परिपथ से संबंधित वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो विद्युत परिपथ और इसकी डेफिनेशन लिखो। विद्युत परिपथ की डेफिनेशन लिखो आप। लिखो सबसे पहले तो इस विद्युत परिपथ की डेफिनेशन लिखो आप सबसे पहले। विद्युत परिपथ अवयवों से युक्त, विद्युत परिपथ अवयवों से युक्त विद्युत धारा के सतत, अवयव से युक्त विद्युत धारा के सतत, विद्युत धारा के सतत व बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ कहते हैं। तो ये अपनी विद्युत परिपथ की डेफिनेशन हो गई। और ये विद्युत परिपथ बना लो आप, नीचे विद्युत परिपथ बनाओ जल्दी।
तो बना लिया। अब नीचे स्टार लगा के लिखो आप विद्युत परिपथ से संबंधित परिभाषाएं। विद्युत परिपथ से संबंधित परिभाषाएं। इस विद्युत परिपथ से संबंधित कुछ परिभाषाएं आपको लिखनी है, तो इसमें पॉइंट ए डाल लो आप। पॉइंट ए वो है शाखा, ब्रांच क्या होती है इस विद्युत परिपथ की? ब्रांच, शाखा। तो सबसे पहले शाखा, तो शाखा क्या होती है अपनी? विद्युत परिपथ का वह भाग जिसमें धारा का मान समान होता है, वह आपकी क्या कहलाती है? शाखा। विद्युत परिपथ का वह भाग जिसमें धारा का मान क्या होता है? समान होता है, उसको आप क्या बोलते हो? शाखा। जैसे अपनी ये ए बी, तो ए बी आपकी ये शाखा है जिसमें धारा I1 का मान क्या रहेगा? समान है। फिर दूसरी अपनी बी सी है, तो बी सी भी अपनी क्या है? शाखा है, ठीक है, इसमें धारा I2 है। अपनी जैसे BE है तो ये इसमें धारा I3 है। जैसे ये आपकी CD है तो इसमें धारा आपकी ये I2 आएगी इधर, ठीक है। इधर फिर ये अपनी धारा क्या रहेगी? I5 जो अपनी है DE, ठीक है। इसी प्रकार EF है तो इसमें धारा का मान क्या रहेगा? I4। तो ये सब अपनी क्या है? ये सभी अपनी शाखाएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शाखा की डेफिनेशन लिखोगे आप। लिखो, शाखा में लिखो विद्युत परिपथ का वह भाग, विद्युत परिपथ का वह भाग जिसमें धारा का मान समान होता है, जिसमें धारा का मान समान होता है, शाखा कहलाती है। शाखा कहलाती है। जैसे शाखा क्या क्या है अपनी? ए बी शाखा है, और अपनी बी सी शाखा है, और अपनी बी ई शाखा है। ये सब क्या है? शाखाएं हैं। तो ए बी, बी सी और बी ई, ये क्या है? शाखाएं। तो नीचे लिख लो जैसे ए बी, बी सी, बी ई। तो ये अपनी शाखा हो गई। इसके बाद पॉइंट बी डालो और लिखो संधि बिंदु। संधि बिंदु, जंक्शन पॉइंट। तो संधि बिंदु क्या होती है अपनी? जहां पर दो या दो से अधिक शाखाएं आकर मिलती हैं। जैसे तो वो आपका क्या कहलाता है? वह बिंदु जहां पर दो या दो से अधिक शाखाएं आकर मिलती हैं, उसको आप बोलते हैं संधि बिंदु। जैसे यहां पर बिंदु बी है तो ये आपका संधि बिंदु है। यहां पर दो या दो से अधिक शाखाएं, जैसे ए बी, बी सी और बी ई शाखाएं आकर मिल रही हैं, तो ये आपका संधि बिंदु हो गया। ऐसे ही अपना ई है तो ये भी आपका संधि बिंदु है। यहाँ पर शाखा कौन सी? ये आपकी डी ई, ई एफ और अपनी बी ई, ये शाखाएं आकर मिल रही है। तो आपका बी और ई क्या हो गए? संधि बिंदु हो गए। तो वह बिंदु जहां पर दो या दो से अधिक शाखाएं आकर मिलती हैं संधि बिंदु कहलाता है। तो लिखो इसकी डेफिनेशन संधि बिंदु। देखो विद्युत परिपथ का वह बिंदु, विद्युत परिपथ का वह बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक, जिस पर दो या दो से अधिक शाखाएं आकर मिलती हैं, दो या दो से अधिक शाखाएं आकर मिलती हैं, संधि बिंदु कहलाता है। संधि बिंदु कहलाता है। संधि बिंदु कहलाता है।
जैसे, तो जैसे संधि बिंदु में क्या आएगा, कौन कौन से अपने संधि बिंदु, बी और सी, ये अपना ई, बी और ई दोनों क्या है, संधि बिंदु है अपने, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, ये दोनों संधि बिंदु है अपने। हो गया। नंबर 3 लिखो, लूप या पास। लूप या इसको पास भी बोलते हैं, लूप या पास। तो लूप या पास क्या होगा अपना, विभिन्न शाखाओं से बने बंद परिपथ को आप क्या बोलते हो, लूप बोलते हो। विभिन्न शाखाएं जैसे ए बी, बी ई, अपनी ई एफ और एफ ए, तो ये विभिन्न शाखाओं से बने बंद परिपथ को आप क्या बोलते हो, लूप या पास बोलते हो। जैसे अपना लूप कौन सा, ए बी ई एफ ए, ये अपना एक लूप हो गया। दूसरा लूप अपना बी सी डी ई और बी, ये अपना दूसरा लूप हो गया। तो इसमें इस विद्युत परिपथ में 2 लूप हैं। तो सबसे पहले अपने लूप या पास की डेफिनेशन लिखो आप, विभिन्न शाखाओं से बने बंद परिपथ को, विभिन्न शाखाओं से बने बंद परिपथ को लूप कहते हैं, लूप कहते हैं। जैसे ए बी ई एफ ए, दूसरा अपना है बी सी डी ई बी, ये 2 लूप हैं अपने इस विद्युत परिपथ में, तो दोनों लूप लिख लो। तो ये अपना विद्युत परिपथ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा वह है किरचॉफ के नियम। अगला टॉपिक हेडिंग डालो किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम, तो किरचॉफ का पहला नियम नंबर 1, तो पहला नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, या इस किरचॉफ के प्रथम नियम को बोलते हैं धारा का नियम, या इसी को बोलते हैं संधि का नियम, और इसी नियम को बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। तो
किरचॉफ के नियम में अपना किरचॉफ का प्रथम नियम, और इस किरचॉफ के प्रथम नियम को हम बोलते हैं धारा का नियम, और इसी नियम को बोलते हैं हम संधि का नियम, और इसी नियम को हम बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। क्या नामों से इस किरचॉफ के प्रथम नियम को जाना जाता है? तो चारों लिखो, आप हेडिंग डाल लो, नंबर 1 लगा के हेडिंग डालो, किरचॉफ का प्रथम नियम, धारा का नियम, संधि का नियम या आवेश संरक्षण का नियम। तो डालिए हेडिंग। अब देखो, इस नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। इस नियम के अनुसार, यानी इस प्रकार से I1, I2, I3, I4, I5 और यह आपका संधि बिंदु है, संधि बिंदु O, ऐसे मान। तो इस नियम के अनुसार संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है? 0 होता है। अर्थात आपका समेशन आई इक्वल टू हमेशा क्या होता है? 0। संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? 0। यही अपने क्या है? किरचॉफ का प्रथम नियम। अर्थात आप बोल सकते हो इस संधि पर आने वाली जो धाराएं हैं, संधि की ओर जो आने वाली धाराएं हैं, ठीक है, वो तो आप हमेशा धनात्मक लेओगे, ठीक है, और संधि से दूर जाने वाली धाराएं वो क्या लेओगे? ऋणात्मक लेते हो आप हमेशा, ठीक है। तो यहां पर संधि की ओर आने वाली धाराएं आपकी कौन कौन सी है? I1, ठीक है, प्लस I2, और ये संधि से दूर जा रही है तो I3 को ऋणात्मक लेना है। I4 संधि से दूर जा रही है, माइनस I4, और ये संधि की ओर जा रही है तो प्लस में लेना है I5 इक्वल टू 0। समझ गए? इसका मतलब है अपना I1 प्लस I2 प्लस I5 इक्वल टू I3, और I4 को इधर पक्षांतरण कर लो तो ये आपका जो है I3 प्लस I4। तो इसका मतलब क्या हो गया? संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले आपने हेडिंग डाली होगी, तो लिखो इसमें लिखना स्टार्ट करो। इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात समीशन आई इक्वल टू 0। अब नीचे लिखो संधि पर पहुंचने वाली धाराओं को धनात्मक व संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। तो संधि की ओर कौन कौन सी? I1, I2 और I5 तो संधि की ओर आ रही है तो इनको धनात्मक, और संधि से दूर जा रही है अपनी I3 और I5 तो इसको ऋणात्मक।
ले लिया। तो आपका संधि की ओर जाने आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर हो गया? संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर हो गया। तो ये डायग्राम बना लो और ये लिख लो आप जल्दी से उतार लो, ये डायग्राम बना लो। तो लिख लिया ये, ठीक है। इसके नीचे लिखो आप, देखो अतः किसी संधि पर पहुंचने वाली धाराओं का योग, किसी संधि पर पहुंचने वाली धाराओं का योग उस संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर, उस संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है। अर्थात संधि पर प्रति सेकंड पहुंचने वाले आवेश संधि से प्रति सेकंड दूर जाने वाले आवेश के बराबर होते हैं। अतः यह नियम आवेश रक्षण के नियम की पालना करता है। आवेश रक्षण के नियम की पालना करता है। अतः यह नियम आवेश रक्षण के नियम की पालना करता है। तो ये अपना किरचॉफ का क्या हो गया? प्रथम नियम, या इसको बोल सकते हो आप धारा का नियम, इसी को आप संधि का नियम बोल सकते हो, और इसी को आवेश रक्षण का नियम बोल सकते हो। अब नंबर 2 है किरचॉफ का द्वितीय नियम। नंबर 2 लिखो, किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसी को बोलते हैं वोल्टा का नियम, इसी को बोलते हैं लूप का नियम, और इसी को बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम।
किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसी को क्या बोलते हैं, वोल्टा का नियम, उसी को बोलेंगे लूप का नियम, और उसी को बोलेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो चारों लिखो जल्दी, हेडिंग डाल लो ये। तो लिख लिया। तो अब ये नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार किसी निश्चित क्रम में चलते हुए वोल्टाओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। निश्चित क्रम में चलना है और निश्चित क्रम में चलते हुए वोल्टाओं का बीजगणितीय योग आपके पास क्या आता है, शून्य आता है। अर्थात प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न जो आपका वोल्टा है, प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न वोल्टा का बीजगणितीय योग उसके विद्युत सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है हमेशा। सेलों का जो विद्युत वाहक बल है, ठीक है, उनके बीजगणितीय योग के बराबर किसका योग होगा, अपने प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न वोल्टा के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अर्थात जैसे प्रतिरोध कोई परिपथ है अपना, उसमें 3 प्रतिरोध लगाए गए हैं, ठीक है, तो प्रतिरोध जैसे R1 है, उसमें धारा प्रवाहित है वो I1 है, ठीक है, या धारा उसमें क्या है, I है, तो उसके ऊपर वोल्टा I R1 प्लस I R2 और प्लस अपना I R3, 3 प्रतिरोध है। इक्वल टू किसके इक्वल रहेंगे, ये विद्युत वाहक बलों, 2 विद्युत वाहक बल के 2 सेल लगे हुए हैं E1 और E2, तो इसके बीजगणितीय योग के बराबर रहेगा हमेशा। अर्थात ये भी आप बोल सकते हो इसको कि अपना समीशन आई, क्या समीशन आई आर आई इक्वल टू ई आई, समीशन ई आई के बराबर, ये भी लिख सकते हो इसको। तो लिखो इस नियम में, सबसे पहले आप लिखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ में एक निश्चित क्रम, विद्युत परिपथ में एक निश्चित क्रम में चलते हुए, निश्चित क्रम में चलते हुए वोल्टाओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। वोल्टाओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात विद्युत परिपथ में संयोजित प्रतिरोधों के सिरों पर, संयोजित प्रतिरोधों के सिरों पर प्रतिरोधों पर उत्पन्न वोल्टाओं का बीजगणितीय योग, उत्पन्न सिरों पर उत्पन्न वोल्टाओं का बीजगणितीय योग उस परिपथ में संयोजित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बराबर
होता है। बराबर होता है। तो इस प्रकार से मान लो ये कोई डायग्राम है आपके पास, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। ये आपका A, B, C और D, ये इस प्रकार का कोई बंद परिपथ है। ये आपका प्रतिरोध R1, R2, ये R3 है और इसमें धारा अपनी I प्रवाहित हो रही है। तो निश्चित क्रम में चलते हुए वोल्टाओं का अपना बीजगणितीय योग क्या होगा? 0। तो इस प्रकार से कर सकते हो। निश्चित क्रम में चलते हुए, तो निश्चित क्रम में यहां से चलना है आपको, ठीक है। तो हमेशा धारा पॉजिटिव में एंटर करेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव में, तो यहां पर आपका कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? प्रतिरोध R1 पर I R1, या इस प्रकार से ले सकते हो आप। यहां पर I R1, यहां पर अपना वोल्टेज यही धारा I आएगी और वोल्टेज कितना? प्लस I R2 और प्लस यहां पर भी धारा I आएगी और यहां पर अपने वोल्टेज ड्रॉप होगा I R3। तो प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न वोल्टाओं का बीजगणितीय योग, ठीक है, हमेशा किसके बराबर है? परिपथ में संयोजित सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर। तो विद्युत वाहक बल E1 और E2 के योग के बराबर, इक्वल टू क्या रहेगा अपना? E1 प्लस E2। तो इसको आप कर सकते हो कि I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 और माइनस इसको इधर ले लो, तो E1 माइनस E2 और इक्वल टू 0। समझ गए? या फिर लिख सकते हो इसको समीशन I RI इक्वल टू समीशन EI, इससे भी लिख सकते हो इसको। तो नीचे जल्दी से एक लिख लो, आप डायग्राम बना लो और ये वाला लिख लो। जल्दी से कर लो। तो हो गया ये अपना, लिख लिया होगा। अब अतः ये अपना जो नियम है वो किसका पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करता है। अब आगे विद्युत परिपथ में धारा की निर्दिष्ट दिशा में किसी प्रतिरोध, यानी इस दिशा में अपनी धारा फ्लो हो रही है,
इस दिशा में अपनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसे जो आपका प्रतिरोध R1 है इसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक। ठीक है, इस पर भी धनात्मक और इस पर भी धनात्मक। ठीक है, तो और धारा के विपरीत दिशा में किसी प्रतिरोध के ऊपर आप क्या ले रहे हो, वोल्टता ले रहे हो, तो वो हमेशा क्या आएगी, ऋणात्मक। जैसे धारा इधर प्रवाहित हो रही है, आप वोल्टता इधर ले रहे हो, ठीक है, तो वो वोल्टता हमेशा क्या आएगी, फिर आपको ऋणात्मक लेनी है। ठीक है, और सेल के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाने पर जो आपका विद्युत वाहक बल है वो हमेशा क्या लेते हैं, धनात्मक E1। ठीक है, और यदि आप धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जा रहे हो तो वोल्टता फिर आप क्या लेते हो, यहाँ पर विद्युत वाहक बल आप क्या लेते हो, ऋणात्मक। यानी ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाने पर विद्युत वाहक बल धनात्मक, और आपका धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जाने पर विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लेते हैं हमेशा। तो नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो, आप लिखो, अतः यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करता है। अतः यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करता है, की पालना करता है। लिखो, विद्युत परिपथ में धारा का निर्दिष्ट दिशा में प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता धनात्मक तथा धारा की विपरीत दिशा में ऋणात्मक लेते हैं। धारा की विपरीत दिशा में ऋणात्मक लेते हैं। वह सेल के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल धनात्मक वह धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, चलने पर विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लेते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है आपको कि किसी विद्युत परिपथ में निर्दिष्ट दिशा में हमेशा प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टता है, जैसे निर्दिष्ट अपनी यहाँ मैंने निर्दिष्ट कर रखा है कि अपनी धारा इस दिशा में फ्लो हो रही है, अपनी धारा इस दिशा में चल रही है, इससे ये धारा आई। ठीक है, तो इसके निर्दिष्ट दिशा में इस पर वोल्टता लूंगा तो वो तो क्या आएगी, धनात्मक आएगी। समझ गए। और यदि इसके विपरीत दिशा में, जैसे इधर से मैं ले रहा हूं, समझ गए, तो यहाँ पर जो वोल्टता उल्टी ले रहे हो तो आपकी ये इसके ऊपर वोल्टता आएगी और हमेशा क्या आएगी, ऋणात्मक। और इसे जो आपका सेल का ऋण सिरे से धन सिरे की ओर आप चल रहे हो, जैसे ऋण से धन की ओर चल रहे हैं हम, तो आपका विद्युत वाहक बल धनात्मक। और मैं उल्टा चलूं, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर चलूं, तो आपकी जब
विद्युत वोल्टता क्या रहेगी, वो रहेगी आपकी ऋणात्मक। तो यहाँ पर तो दोनों ही ऋण से, जैसे इसमें ऋण से धन की ओर चल रहे हैं और इसमें भी ऋण से धन की ओर, तो दोनों क्या आएगी आपकी धनात्मक आएगी। और धारा की निर्दिष्ट दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक ही रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो ये अपना क्या था, किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसको वोल्टता का नियम भी बोलते हैं, और इसको लूप, यानी एक पूरा लूप है बंद लूप, तो इसको लूप का नियम भी बोलते हैं, और इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोलते हैं। तो आज की क्लास में अपना इतना ही रहेगा, ठीक है। आगे जो अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, ठीक है, उसमें अपने व्हीटस्टोन सेतु का नियम चलेगा। अगला जो अपनी क्लास में व्हीटस्टोन सेतु या उसको ब्रिज बोलते हैं वो पढ़ेंगे, वो अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।